हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आल्मा मेटर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ओके जी, यूरोपियन हिस्ट्री सीएसएस ऑप्शनल का आज डे 10 है, यानी सीरीज नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 सीरीज को कवर कर चुके हैं डिटेल्स क्वेश्चन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो नहीं आपने पिछली वीडियोस देखी तो आप प्लेलिस्ट देख लें। सबसे पहले जाएं, सब वो वीडियोस देखें और फिर ये वीडियो आके देखिएगा। और टिप आपके लिए ये है कि ये सीरीज जो है ये सीएसएस एमपीटी के भी हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको इग्नोर मत करें। इनको थॉरली वॉच करें और बुलेट पॉइंट पे चीजों को नोट करें, आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आज सबसे पहले हम देखेंगे यूक्रेन यूक्रेन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। आपको बहुत डिटेल से अच्छे से ये क्वेश्चन आना चाहिए, हर डायमेंशन से आना चाहिए। बीइंग एस्पायरेंट करंट अफेयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हर डायमेंशन से आपने कवर कर लेना है। चलिए जी, हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। यूक्रेन शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द यूरोपीय यूनियन मेंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको डायमेंशन बता देती हूँ कि डायमेंशन इस एमसीक्यूज में क्या क्या बनती है एमसीक्यूज के हवाले से। एक तो ये कि यूक्रेन जो है इसकी लोकेशन पूछ ली जा सकती है। ठीक है, फिर यूक्रेन का कैपिटल पूछा जा सकता है, करेंसी पूछी जा सकती है, प्रेसिडेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा इसका फॉरेन मिनिस्टर पूछा जा सकता है। और फिर इसका जो सबसे पहले कौन सी वो इलाका था जो रशिया ने इन्वेड किया था उसका पूछा जा सकता है, नेक्स्ट किया था। ठीक है, कब किया था ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह करके। अच्छा, फिर यूरोपीय यूनियन मेंबर्स की मतलब कि यूरोपीय यूनियन के कितने मेंबर्स जो हैं वो यूक्रेन के साथ बॉर्डर बनाते हैं, तो वो कितने मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, वो चार हैं। फिर उनके नाम पता होना चाहिए। फिर यूरोपीय यूनियन जो है इट्सेल्फ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यूरोपीय यूनियन पे मैंने डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, अगर आप प्लेलिस्ट जाके देखें मेरे चैनल पे जीके से रिलेटेड, तो वहां पे आपको इस पे कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट पैक आपके लिए मैंने बना के रखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस का, जो कि आपके वन पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है, आपके सीएसएस एमपीटी के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो डोंट मिस दैट। ओके, चलिए जी, खैर मैंने ज्यादा ही कुछ बोल दिया है। हम अपने मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो ये चीजें आपने कवर कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे बात हो रही है कि यूरोपीय यूनियन के कितने ऐसे मेंबर्स हैं जिनके साथ यूक्रेन का जो है वो बॉर्डर है। ठीक है, तो वो चार है, चार ममालिक हैं। उसमें पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है। ये चारों कंट्रीज जो हैं ये यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स हैं और ये बॉर्डर बनाते हैं यूक्रेन के साथ। और यहाँ पे एक और बात बता दूं, प्लस पॉइंट जो है वो आपने इन कंट्रीज के भी कैपिटल्स तैयार कर लेने हैं। ओके, और करेंसी भी देख लेनी है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, फिर हम यहाँ मैप की बात करते हैं, तो ये रशिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये यूक्रेन है, तो यूक्रेन के इर्द गिर्द तो वैसे ही आप देख लें तो और भी कंट्रीज आती हैं, लेकिन हमने उन कंट्रीज को देखना है जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। तो वो है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम आगे चलते हैं। ओलंपिया सिटी सिचुएटेड इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ओलंपिया सिटी में भी आप लोगों में से किसी ने पहली बार सुना हो कि ये मतलब ओलंपिया नाम की भी कोई सिटी है। हाँ जी, है। ओलंपिया जो है, ये ओलंपिया इज लोकेटेड नियर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पिलोपोनीज पेनिनसुला ऑफ साउथ सदर्न ग्रीस। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी ये एग्जैक्ट लोकेशन है और इसके कुछ माइल्स हैं वो आप देख लें। 10 माइल्स, 16 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम द आइनोनियन सी। तो ऐसा, ये बाकी डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप फर्स्ट लाइन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कि इसके जो एक पेनिनसुला है, पिलोपोनीज पेनिनसुला ऑफ सदर्न ग्रीस, वहां पे है। ठीक है, इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं, ये मैंने मैप ऐड किया है यहाँ पे। अगर हम बात करें, ये ग्रीस है। ठीक है, यहाँ ये ग्रीस का कैपिटल है एथेंस। और इसके हम बात करें अगर मैप की, तो यहाँ ईस्ट है, वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है और ये साउथ है। तो साउथ पोल की तरफ जो है ओलंपिया सिटी ग्रीस के प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमने एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सन्स ऑफ लिबर्टी वाज फॉर्म्ड इन। तो सन ऑफ लिबर्टी जो है ये क्या है और ये कब बनी। तो सन ऑफ लिबर्टी वाज अ सेक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्म्ड इन अमेरिका कॉलोनीज इन अर्ली 1760s। और
प्राइमरली जो है ये कब एक्टिव हुई, 1765 टू 1775 में ये एक्टिव हुई थी, लीडिंग अप टू द अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन को इन्होंने लीड किया। इसकी एग्जैक्ट डेट जो है डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट ये डेट मेंशन की जाती है कि ऑलमोस्ट अर्ली 1760s में ये मतलब जो है एक सेक्रेटिव जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अच्छा, फिर हम देख लेते हैं कि एग्जैक्ट, ओके, बट इट इमर्ज इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग। अब इसकी रीजन क्या थी? सन ऑफ लिबर्टी जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये इसकी रीजन क्या थी उभरने की, ये क्यों बुरी? तो उसके पीछे रीजन थी, दो एक्ट थे, स्टैम्प एक्ट ऑफ 1765 और एक था टाउनशेंड एक्ट ऑफ 1767। तो ये दोनों एक्ट्स का आपको पता होना चाहिए, यहाँ डिटेल मैंने मेंशन कर दी है। ऑन मार्च 22 1765 ब्रिटिश पार्लियामेंट पास था स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, ठीक है, टू हेल्प पे फॉर ब्रिटिश ट्रूप स्टेशन इन द कॉलोनीज ड्यूरिंग द 7 years वॉर। 7 year वॉर्स का हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में जो मैंने कल अपलोड की थी। बहुत डिटेल से मैंने बताया है, वो लाजमी जाके देख लें और आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि ये स्टैम्प एक्ट ऑफ 1765 क्या था। फिर अगला हमारा एक्ट था टाउनशेंड एक्ट, पास्ड इन 1767 एंड 1768, वाज डिजाइन्ड to raise revenue for the British Empire to taxing its North American colonies। तो ये आपको दोनों पता होने चाहिए आपके जनरल नॉलेज के लिए, और मे भी एग्जामिनर जो है वो सन ऑफ लिबर्टी को छोड़ के नेक्स्ट के बारे में पूछना शुरू कर दे, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारा बनता है द पीरियड ऑफ उमैयद खिलाफत। तो ये जस्ट पीरियड पूछा हुआ था, लेकिन मैंने डिटेल ऐड कर दी है आप लोग के लिए जस्ट फॉर योर नॉलेज और सी एस एम्पैथी, क्योंकि सर पे है। और अगर आप लोगों में से एफआईए का एग्जाम नहीं दिया तो उनको अच्छे से पता होगा कि एफपीएससी पीपीएससी बहुत घुमा रहे हैं, इसलिए जो भी चीज करें तैयार करें उसको कह लो कि उसके हर डायमेंशन से उसको कवर किया करें। अच्छा जी, पीरियड देख लेते हैं। तो वो कब तक रही, कब शुरू हुई, कब तक रही? 661 टू 750 एडी तक ये उमैयद खिलाफत का दौरानिया है या ड्यूरेशन है। और ये किसने बनाई थी? फाउंडेड बाय उमैयद इब्ने इब्न शम्स ने, और इज नॉन फॉर कंट्रीब्यूशन टू इस्लामिक आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डोम ऑफ रॉक इन जेरूसलम। ये भी पूछा जा सकता है कि डोम ऑफ रॉक कहाँ पे है, तो जेरूसलम में है। और ये एंड कब हुई? 750 एडी में हुई, जब जब अब्बासिद डायनेस्टी ने ओवरथ्रो किया उमैयद को, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने मैप ऐड कर दिया है जो है उमैयद के खिलाफत, जहाँ जहाँ उसकी एक्सपेंशन थी। आप देख लें, ये एक्सपेंशन ड्यूरिंग द उमैयद खिलाफत, ये देख लें, ये मैप है हमारे पास। फिर एक्सपेंशन अंडर दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये है उमैयद खिलाफत का जो एक्सपेंशन था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। और फिर ये है एक्सपेंशन ड्यूरिंग दी राशिदीन खिलाफत, ठीक है, खुलफाए राशिदीन जो थे उनके दौर में उमैयद खिलाफत की एक्सपेंशन इन एरियाज में थी। अब ये एग्जैक्ट तो आपको, ये थोड़ा सा एक मैप का पीस ऐड किया मैंने, तो ये तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा मैप में कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट में लाई कर है, तो इसलिए ये मैंने डिटेल मैप ऐड कर दिया है। ये हमारे पास इस तरफ है एशिया है, ठीक है, और ये हमारे पास अफ्रीका है, और ऊपर थोड़ा बहुत यूरोप भी लाइक कर रहा है। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कैंप डेविड अकॉर्ड। कैंप डेविड अकॉर्ड क्या था? ये एग्रीमेंट था बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल। इजिप्ट और इसराइल के दरमियान एक ये अकॉर्ड था, जो कि एक पीस अकॉर्ड था। मिडिल ईस्ट में पीस को अचीव करने के लिए एक ये अकॉर्ड बनाया गया था यूएस के थ्रू। और कब साइन हुआ था? सितंबर 1978 को। और इसके पार्टिसिपेंट्स, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने ऐड कर दिया, मे भी कल को एग्जामिनर पूछ ले तो फिर कल को आपकी आप ही याद आएगी कि जी उन्होंने तो बताया था, हमने तैयारी नहीं किया, बस सुन लिया था, उनकी बात सुन ली थी। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट को देख लेते हैं। द प्राइमरी पार्टिसिपेंट इन दी निगोशिएशंस वर इजिप्टियन प्रेसिडेंट अनवर सादात, इसराइली प्राइम मिनिस्टर था मेनकेम बेगिन, और यूएस प्रेसिडेंट जेमी कार्टर हु सर्व्ड एज द मीडिएटर। तो ये अपने लाजमी इनके नाम याद कर लेने हैं। फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बनता है व्हेन द नीदरलैंड्स बिकेम अ न्यूट्रल स्टेट। नीदरलैंड जो है वो न्यूट्रल स्टेट कब बनी? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 बनी, और वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई? 1914 में हुई, एंड कब हुई? 1918 में हुई। फिर वर्ल्ड वॉर 2 का भी पता होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 2 दोनों की डिटेल मैंने पिछली वीडियोस में अच्छे से बता दी है आपको, कभी आपको भूलेंगी भी नहीं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो जाके देख लें। अच्छा जी,
नीदरलैंड जो है वो एक न्यूट्रल स्टेट क्यों बना था, उसकी रीजन थी ताकि वो अपने इलाके में न्यूट्रलिटी को मेंटेन रख सके, कॉन्फ्लिक्ट से बच के अपनी इकॉनमी, अपने जो है अपने जो एरियाज हैं उनके लिए एफर्ट कर सके, वहाँ पीस जो है वो उसको मेंटेन कर सके। तो इसलिए नीदरलैंड ने बीइंग मतलब न्यूट्रल जो है वो स्टेट बन गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। होप सो आपके लिए ये सीरीज बहुत बहुत हेल्पफुल जा रही है। आई नो इट इज, बट आई डोंट नो आपको लगता है या नहीं। खैर, अगर आप सीएस एस्पायरेंट है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ लोग हैं, तो उनसे लाजमी शेयर करिएगा। और चाहे आपके छोटे बहन भाई अभी इंटर में है, मैट्रिक में है, तो उनको भी ऐसे जनरल नॉलेज की सीरीज दिखाया करें, ताकि वो जो है इन चीजों से अपडेटेड रहें, उनको भी इन चीजों का पता हो। ये ना हो कि कल को ग्रेजुएट हो जाए और उनको इन चीजों का पता ही ना चला हो। जैसे आपको भी आके पता चल रहा है, तो कल को उनको भी इस लेवल पे आके पता चले, तो ये तो बहुत बुरी बात होगी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, इंडिया जैसे चांद पे पहुंच गए और हम कहाँ फंस गए हैं। ठीक है। मजाक करी थी। खैर, आज के लिए इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा और अगली वीडियो के लिए वेट करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन है, किसी भी मामले में आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया होता है, व्हाट्सएप पे बताएं, इंशाल्लाह मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।